हाँ ठीक है। सो लास्ट क्लास में मैंने कुछ तुम लोगों को बेसिक टर्म्स के बारे में बताया था, और उसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था, बोहर मॉडल के कुछ फॉर्मूलाज देखे थे एंड कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, होमवर्क भी दिया था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। तो होमवर्क तो मैं आज भी शेयर करूंगी, बट आपको आज करने की जरूरत नहीं है। लाइक जिनका संडे को, क्योंकि मॉक टेस्ट भी है या तुम लोगों के प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं, तो आप लोग मुझे मंडे को दे दीजिएगा करके सोल्व, क्योंकि आज वाला जो मैं असाइनमेंट दूंगी उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है, अराउंड 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10-10, 12-12 करके कर लेना उसको आराम से। ठीक है, कोई ज्यादा बर्डन लेके मत करना। ठीक है, और जो जिनके पास टाइम है, लाइक वो अपना काफी टाइम दे सकते हैं, पता ही है सबको कौन देख सकता है, वो अपना आप कर लीजिएगा। ठीक है, सो आज मैं ट्राई करूंगी कि बोहर हाइड्रोजन तो पूरा करना ही करना है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी अगर हमारे पास टाइम मिला तो डेफिनेटली वो भी मैं करवा दूंगी, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके ओके ठीक है, उसको बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मेरे को करके दिखाने पड़ेंगे। 3 क्वेश्चन है मेरा बेटा। ठीक है, एक बार फटाफट से ट्राई करो और फिर हम आगे चलते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। एंड मैंने बेटा कुछ वो आज सेशन लिया था जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अगर आप लोगों का 12th हो गया है तो प्लीज आप आया कीजिए। अगर आप लोगों के पास टाइम होता है तो उस क्वेश्चन मतलब उस सेशन में आ जाया करो। 45 मिनट्स का ही होता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिडंट कम। पीयूष तुम तो आ ही सकते हो उस टाइम पे। पीयूष यस मैम। हाँ, बट तुम नहीं आए। काजल आप आई थी बट मुझे शेयर नहीं किया तुमने। चलो ठीक है, ये करो। हाय अरीशा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट। पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कहता है और फिर इसका आंसर बताने का ट्राई करो मेरे को। कोई भी चैट बॉक्स में आंसर नहीं बताएगा, आपको हैंड रेज करना पड़ेगा। उसने आवाज आ गया क्या? नहीं आया। मुस्कान आप मुझे बताओ कैसे करोगी, बताओ। सर यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यूज होगा MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन में 2 पाई वेरी गुड। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए हमारे N की वैल्यू होती है 1। फिर जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी फॉर्मूला उसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू के बाद -34 फिर अपॉन में 2 पाई। इससे हमारा निकल जाएगा। आपने क्या निकाला? आपने MVR निकाल दिया क्या? यस मैम। नहीं मेरा बेटा, गलत पढ़ लिया क्वेश्चन को। और किसने किया? अभिषेक ने किया है क्या? अभिषेक ये। मैम सॉल्व नहीं हो रहा पूरा मैम। अच्छा मुस्कान आप बताओ, अपनी दूसरी वाली मुस्कान। यस मैम। मैम इसमें हमें एंगुलर मोमेंटम गिवन है तो MVR की वैल्यू हमें गिवन है और हमें इसमें N की वैल्यू निकालनी है। H हमने वैल्यू पुट की और 2 और पाई की वैल्यू पुट की, उससे N की वैल्यू आ गई। तो मैम N की वैल्यू ना 4 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो वो KLMN करके 4, तो N आएगा ऑप्शन इसका, डी ऑप्शन। ठीक है, एक बार देखो मैं बताती हूँ। गिरजा आ गई? अरे क्या बात है गिरजा।
देखो इसमें ये बोला था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट, वो कह रहा है इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में होगा प्रेजेंट, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द ऑर्बिट नंबर। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर तुम्हें एन पता चलेगा तभी तो बताओगे कौन सी शेल में प्रेजेंट है। तो आपको एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, एन तुम्हें निकालना ही है। और वो क्या होता है, एच की वैल्यू 6.62663 ले लेते हैं हम लोग, -34 जूल सेकेंड डिवाइड बाय 2 पाई। यस मैम। 3.14। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना, अब तुम्हें इसका अप्रोक्सीमेशन लो, आराम से आंसर आएगा। मैं क्या कर रही हूँ, 3.14 को 3 ले रही हूँ, 6 ले रही हूँ, और ये 6 को ऊपर से कैंसिल कर दे रही हूँ, ये 34 से 34 कैंसिल हो गया। देख रहे हो, जूल सेकंड से जूल सेकंड हट गया। ये देखो एन की वैल्यू आ गई मेरे पास 4.22 समथिंग। अगर मैं एग्जैक्ट लेती तो फिर मेरा एग्जैक्ट मेरे को 4 मिलता, बट यहाँ पे मैं एग्जैक्ट नहीं ले रही हूँ, मैं अप्रोक्सीमेशन लेके चल रही हूँ। मान लो पेपर में आ गया है क्वेश्चन, ठीक है, यस फॉर इजी कैलकुलेशन, तो मेरा एन के आ गया 4 के आसपास आ गया। तो 4 के आसपास कौन सा होगा शेल, एन वाला होगा, बिकॉज एन इक्वल टू 1 करस्पॉन्ड टू ए शेल, 2 3 4, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई में भी ऐसा आया नहीं, बट देयर आर हाई चांसेस कि ऐसा क्वेश्चन वो पूछ ले। ये वाला क्वेश्चन करो। सुजल सुजल थम्स अप नहीं मेरा बेटा, क्वेश्चन ट्राई करो। इसका ये मत देखना कि आईआईटी 2004 में आया हुआ है, ये नीट का ही प्रीवियस ईयर है। वेरी गुड डिम्पल, मुस्कान, प्रियांशु, अभिषेक, शाबाश। बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए। और बस आज के क्लास के बाद केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा कोई, ठीक है, आज बहुत केमिस्ट्री पढ़ लिया तुम लोगों ने, ठीक है। सो थोड़ा सा रिलैक्स करना, तुम लोग बायोफिजिक्स कर सकते हो, ठीक है। मोनिका आप बताओ बेटा। मैम ये पहले फॉर्मूला पुट करेंगे ना, R इज इक्वल टू आर एन, हमें पता है कि 0.529 इंटू एन स्क्र बाई जेड होता है। तो यहाँ पे जो बेरिलियम है ना उसका हम ये बेरिलियम आएगा, क्योंकि यहाँ पे एन का स्क्वायर लेंगे ना तो फिर 2 स्क्वायर आ जाएगा, और जेड जो है वो यहाँ पे 4 है, तो 4/4 से वो कट हो जाएगा और 0.559 आ जाएगा, तो ये वाला होगा। ठीक है, देखो उसने बोला था विच हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विल हैव सेम रेडियस एट दैट ऑफ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए तुम लोगों को मालूम ही होता है 0.529 होता है ना, बोलो। यस मैम। तो बस, तो फिर अगर मान लो तुम्हारा एन और जेड बराबर हो जाए तो वो हाइड्रोजन एटम के बराबर आ जाएगा। तो एन क्या लोगे यहाँ पे, ये ले लो 2 का स्क्वायर, और बेरिलियम का जेड क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, दैट इज 4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के वाले के ही बराबर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट, जितने मर्जी स्टार लगाओ, ठीक है। आगे चलो, ये क्वेश्चन करो, इसमें मोर देन 1 करेक्ट है। सिर्फ ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि फॉर्मूला तुम लोगों को देखना चाहते हो मैं कितने याद है। चलो ट्राई करो मेरा बेटा सारे। गुड इवनिंग शिक्षा। क्या बात है, सबने कर लिया, अरे बहुत बढ़िया। सिद्रा आप बताओ।
ए ऑप्शन मोर देन वन करेक्ट है। ए तो करेक्ट ही है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है जेड बाय एन, ठीक है, तो यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा एन के। और गिरजा तुम बताओ और कौन सा हो सकता है सही? मैम बी और डी। बी और डी, बाकी सब एग्री कर रहे हो बी और डी हो सकता है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो वो एन स्क्वायर बाय जेड होता है, तो ये तो गलत ही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन मैंने कल तुम्हें टाइम पीरियड वाला बताया था, टाइम पीरियड मैंने तुम्हें बताया था 2 पाई आर बाय वी, ठीक है, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर, एन स्क्वायर बाय जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और वी जेड बाय एन, ठीक है, यानी कि टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, तो फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना होता है, क्या फॉर्मूला पढ़ते हो? के Z1 Z2 बाय बोलो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जेड स्क्वायर लिख देती हूँ इसको, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और आर क्या होता है? एन स्क्वायर बाय जेड, तो इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो यानी कि n4 आ जाएगा नीचे और ऊपर क्या चला जाएगा? एन स्क्वायर बाय जेड होता है ना, तो जेड समझ गए ना, जेड का स्क्वायर यस मैम। और वहां पे क्या आ जाएगा? जेड का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, बोलो यस मैम। ऑप्शन डी हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड आ सकता है, वैसे ये ज्यादातर तुम्हारा फिजिक्स में यूज होता है, फ्रीक्वेंसी वाला और टाइम पीरियड वाला, ठीक है। तो याद रखना बोहर मॉडल के रेडियस का, वेलोसिटी का फॉर्मूला, और मैंने किसका बताया था? सरकमफ्रेंस का बताया था, एंगुलर मोमेंटम का बताया था, ये सारे तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। अब हम निकालेंगे, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन आपके किसी पर्टिकुलर शेल में है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी वो हम निकालेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारा टोटल एनर्जी होगी वो किसकी कितनी होगी? आप टोटल एनर्जी बोल लो या कैपिटल ई से डिनोट कर दो, तो ये किसके इक्वल होगी? अपनी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। Yes, ma'am. यही मेन दो एनर्जी हम कंसिडर कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है मैम। इसमें हमारा क्या काम के? इसमें तुम्हारे फॉर्मूले काम के हैं। अब ये फॉर्मूले आए कैसे ये तुम्हें जानना है तो तुम डेरिवेशन बिल्कुल देख सकते हो डिटेल लेक्चर से, लेकिन कोई काम नहीं है, नीट में नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि जो यहाँ पे मैंने एनर्जी वाले फॉर्मूले लिख रखे हैं ये कैसे आए। अगर तुम्हें फॉर्मूले याद है, इनको अप्लाई कैसे करना है, इनका मतलब क्या है, लाइक माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, z बढ़ने से क्या होगा, n बढ़ने से क्या होगा, अगर ये भी चीजें मालूम है तो बहुत है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगी मेरा बेटा, इसमें देखो मेन हमारा ये फॉर्मूला काम में आता है कि जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है। यही वाली ज्यादा यूज में आती है। जो हमारी ये जूल पर एटम में है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर, ये इतनी ज्यादा यूज नहीं होती है। तो मैम हमें कौन सा याद करना है? आप यही याद करो, इसको भी कर लो याद, लेकिन ये तो कभी मतलब ये तो भूलना हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। ये वाली -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब यहाँ पे आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे Z क्या है, तो Z यहाँ पे तुम्हारा एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और N तुम्हारा क्या है बोलो? ऑर्बिट नंबर है, ऑर्बिट, ठीक है जी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखनी है? इधर आओ, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं Z को बढ़ा दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं Z को बढ़ा दूं तो मेरा माइनस में कोई चीज बढ़ेगी। अगर कोई मेरी माइनस में चीज बढ़ेगी यानी कि मेरी जो टोटल एनर्जी है डिक्रीज होगी। यस मैम। यस मैम। सही बात है। अगर मान लो मैं यहाँ पे n की वैल्यू बढ़ा दूं, यानी कि और यू कैन से मैम ऑर्बिट नंबर आप बढ़ा दो, यानी कि आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे देखो, जैसे n की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये ओवरऑल जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर की वैल्यू छोटी होगी, छोटी होगी यानी कि नेगेटिव में छोटी होगी, नेगेटिव में छोटी होगी यानी कि पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो मेरा जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी, इंक्रीज जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बोलो हाँ के ना?
यस मैम। Yes, ma'am. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी पे जो अभी मैंने तुम्हें बताया है, इसी पे 2017 में क्वेश्चन आया था, अभी दिखाऊंगी। उसके बाद मैम और क्या ध्यान रखना है, उसके बाद तुम्हें ये याद रखना है, जो ये फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब क्या हुआ, जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? फिर इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसने बोला कि जो n की वैल्यू है वो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी रहेगी वो क्वांटाइज्ड रहेगी। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोगों को पता है ये न्यूक्लियस है, ये इसके चारों तरफ ये शेल्स है, ठीक है। जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन आपके n=1 वाले शेल में, या n=2 वाले शेल में, या n=3 वाले शेल में, या 4 वाले शेल में, अप टू सो ऑन, तो इसकी एनर्जी क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। ऐसा नहीं है कोई अंट शंट किसी एनर्जी लेवल में तुम एनर्जी दोगे और वो दूसरे लेवल में पहुंच जाएगा, नहीं। जो टोटल एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज रहेगी, हर लेवल के लिए जो उसकी टोटल एनर्जी है वो फिक्स है। अगर आप n की वैल्यू बदलते रहोगे तो तुम्हें उसके करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी की वैल्यू पता लगती जाएगी, ठीक है जी। ओके, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, कि इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस। एक बात समझो, अगर ये नेगेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी कम है। एनर्जी कम है मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस से, क्योंकि जैसे जैसे तुम दूर जाओगे वो तो खुला आजाद पंछी बन जाएगा इलेक्ट्रॉन। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट ये कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। क्या इतना क्लियर हुआ जितना इस स्लाइड में लिखा है? यस मैम। यस बहुत बढ़िया। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे मैम। उसके अलावा हमें क्या करना है, उसके अलावा जल्दी से इन फॉर्मूलों को लिख लो। अगर फेयर नोट्स में लिखे हुए तो मत लिखो, रफ में लिख लो ताकि तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो kZe²/2r, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप कहाँ पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो। ये आप कहाँ पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो। तो काइनेटिक एनर्जी, और अगर मैं बात करूं टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, सेम ही होगा लेकिन विद नेगेटिव साइन होगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है। और अगर मैं बात करूंगी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है टोटल एनर्जी बाय, बोलो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होगा, या फिर टोटल एनर्जी बाय 2 होगा, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। K कांस्टेंट है, Z चार्ज है, Z आपका, ठीक है, Z आपका क्या है, वो क्या बोलता है एटॉमिक नंबर, और E चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, -kZe²/r। अब यहाँ पे आ रही हूं मैं एक बार। अब यहाँ पे देखो ये वाली चीजें तुम्हें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, केमिस्ट्री के लिए भी पता होनी चाहिए और फिजिक्स के लिए भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों में आते हैं। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर तुम रेडियस को बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी घटेगी। अगर तुम्हें रिलेशन मालूम है तो ये भी चीजें पता रहेंगी। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/r एंड टोटल एनर्जी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/r, ठीक है। तो इसमें क्या बोला हुआ, रेडियस अगर बढ़ेगा तो एनर्जी इंक्रीज। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? Yes, ma'am. यस क्योंकि अगर रेडियस बढ़ेगा तो ये वैल्यू छोटी होगी, यानी कि नेगेटिव में छोटी, तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ मुस्कान? मैम जैसे आपने लिखा है कि पॉइंट पोटेंशियल के लिए और टोटल के लिए वहाँ पर नेगेटिव है, बट काइनेटिक पे नेगेटिव क्यों नहीं है? कहाँ पे, काइनेटिक पे? यस मैम। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव थोड़ी ना हुई। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी मेरा बेटा, ठीक है। ठीक है। अब ये तो बात हो गई फॉर्मूले की। अगर मान लो क्वेश्चन आया केमिस्ट्री में, हाँ गिरजा तुम बोलो। मैम ये पोटेंशियल एनर्जी मतलब बढ़ने से रेडियस कैसे इंक्रीज और वाला समझ नहीं आया। ये देखो सिर्फ तुम्हें क्या ध्यान रखना है ना, दिस इज समथिंग विच यू स्टडीड इन योर फिजिक्स वाला पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी वाला।
सिर्फ तुम्हें ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, तो अगर तुम्हारा रेडियस को तुम बढ़ाओगे तो ये वाली वैल्यू छोटी होगी तो नेगेटिव में छोटी होगी, तो उससे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ोगी। ये डिटेल में पता नहीं तुम्हारा फिजिक्स में कौन सा चैप्टर होता है, वहां तुम पढ़ते हो। केमिस्ट्री में जो जितना तुम्हें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अगर ये फॉर्मूला भी तुम ध्यान नहीं रखते ना तब भी चलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें ध्यान रखनी है इसमें, इधर आओ एक बार सारे बच्चे देखो। अगर मैं बोलूं तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, तो जो भी टोटल एनर्जी होगी वो इक्वल टू होगी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब समझ रहे हो, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम ही होगी, सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा, ये ध्यान रखना अभी तुम्हें, ठीक है। फॉर्मूला नहीं याद रखोगे चलेगा, बट फॉर फिजिक्स तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज फिजिक्स में डायरेक्ट आता है। और अगर मैं बात करूंगी तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या डिफरेंस होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या डिफरेंस होगा, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, या यू कैन से जो टोटल एनर्जी होगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 होगा। बस ये चीजें ध्यान रखनी है और तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। और तुमसे वो कुछ भी नहीं पूछेगा, जो भी सवाल पूछेगा वो इन्हीं रिलेशन से पूछेगा, ठीक है। अगर मान लो वो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो अगर तुम्हें टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता है -13.6 z² बाय n², तो वो निकालो, काइनेटिक एनर्जी को पॉजिटिव दिखा दो, सेम ही होगा ना। और ऐसे ही तुम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी की वैल्यू तो तुम्हारे पास सबकी वैल्यू है, बस, ठीक है। हो जाएगा, जल्दी बताओ। यस मैम। उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एनर्जी लेवल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से किसी लोअर स्टेट में आता है, तो उस केस में तुम एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालोगे। अभी मैंने तुम्हें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था -13.6 z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हें चेंज निकालना है, तो चेंज कैसे निकालोगे, 13.6 z² 1 बाय n1² माइनस 1 बाय n2², क्या ऐसे ही निकालोगे। चेंज पॉजिटिव आएगा। अब ये n1 क्या है ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। n1 क्या है, जहां से इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है, तो जो तुम्हारा लोअर स्टेट होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है दैट इज योर n1। यस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही आएगा ये, ठीक है। और n2 की मैं बात करूंगी तो वो क्या होगा तुम्हारे पास, हायर स्टेट, बोलो। और z क्या है तुम्हारा, एटॉमिक नंबर। ये याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है। बताना फिर से क्या बताना मेरा बेटा, n1 और n2। n1 क्या है, लोअर स्टेट है। जैसे मान लो मेरा n1 1 है और n2 लेट से 4 है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, 4 से फर्स्ट वाली स्टेट पे आ रहा है, क्लियर है। तो n1 इज योर लोअर स्टेट, n2 इज योर हायर स्टेट। और ध्यान रखना, अगर n1 है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर मान लो एग्जामिनर बात कर रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, तो क्या मतलब होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, n इज इक्वल टू 2। अगर वो बोल रहा है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो एक ज्यादा लिखना है आप लोगों को, यानी कि वैल्यू 3। तो इस तरीके से ही चलता रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट आता है, ये तुम्हें नहीं बनाना है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम लोगों को बताऊंगी। अभी मैंने तुम ध्यान से सुनना, अभी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। जब तुम निकालोगे किसी भी, अगर मैं nth ऑर्बिट की बात करूं, -13.6 z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो एक बात बताओ, अगर तुम n की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाओगे तो तुम्हारे पास हर लेवल की एनर्जी आती जाएगी। E1 आती जाएगी, E2 आती जाएगी, E3 आती जाएगी और E4 आती जाएगी। तो अगर मान लो तुमने n की वैल्यू 1 पुट करी, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रही हूँ, n की वैल्यू 1 पुट करी तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, -13.6 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 यानी कि L शेल के लिए किया तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा।
अगर 3 की तो क्या आ जाएगा -1.51, और अगर 4 की तो -0.85। मैन ये हमें याद करना है, देखो याद करोगे तो फायदे में ही रहोगे, याद करोगे तो फायदे में ही रहोगे, क्योंकि पेपर में तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम एक एक का निकालने बैठोगे। तो ये तो याद ही रखो। कई बार वो सिर्फ एनर्जी की वैल्यू बोलेगा और पूछेगा बताओ भाई ये कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन। तो अगर तुम्हें मालूम होगा, पहले 4 की मालूम होगी बहुत है, तो तुम एकदम से पता लगा लोगे। अगर मान लो वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताओ भाई इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, तो आप लोग इजिली बता सकते हो थर्ड वाली शेल में है। ठीक है। और अगर एक तुम नोटिस कर रहे हो तो मैंने अभी एक चीज लिखवाई थी कि जैसे जैसे तुम n का नंबर बढ़ाओगे, मतलब जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जाओगे, एनर्जी जो है इंक्रीज होगी। तो सबको दिख रहा है यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है। यस मैम। और मैं नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर कर रही हूँ, जितना मेरी एनर्जी नेगेटिव है मतलब उतना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है। और मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जब सबसे ज्यादा एनर्जी, जब n की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। इतना क्लियर हुआ। दूसरी चीज, अगर मान लो मैं इनका डिफरेंस ले लूं, लेट से इनका डिफरेंस ले लूं, तो E2 - E1 तुम निकाल सकते हो, 10.2 आ जाएगा। ऐसे ही तुम क्या निकाल सकते हो, E3 - E2 आ जाएगा, E4 E - E3 और E5 - E4। तो अगर तुम ये माइनस करो, इसका मतलब क्या है, मान लो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन जो है, इधर देखो फर्स्ट शेल में है जिसकी एनर्जी है -13.4, गेटिंग 13.6, और n = 2 में जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान लो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से वाले शेल में है, पहले वाले शेल में है। अब तुम्हें क्या करना है, उसको दूसरे वाले शेल में भेजना है। तो तुम्हें कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उसको दूसरे लेवल पे भेजने के लिए, बोलो। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, देन वो हायर स्टेट में जाएगा। अगर मान लो तुमने दे दी 10 दे दी, तो वो क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा। इसलिए मैंने बोला कोई अंट शंट एनर्जी नहीं दे सकते हो, फिक्स रहेगा। अगर तुमने 10 दे दी नहीं जाएगा, उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए अगर आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट वाले शेल से दूसरे वाले शेल में चला जाए। तो यहाँ पे अगर मैं बेटा एनर्जी डिफरेंस देखूं तो आप देख रहे हो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, देखो जो एनर्जी गैप बढ़ रहा है 2 कंसेक्यूटिव ऑर्बिट में, वो डिक्रीज हो रहा है। देख रहे हो, यहाँ पे लिख दूं मैं ये नोट करके, क्या बोला मैंने ये बोला, लिखो एनर्जी गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्बिट डिक्रीजेस। बोलो, ऊपर जाते जाओगे स्पेसिंग कम होती जाती है ना, बोलो। यस मैम। यस मैम। उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलूं आगे, बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी। ग्राउंड स्टेट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पे एक बार लिख भी देती हूँ। ग्राउंड स्टेट जहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट का तुम्हें मतलब पता चल ही गया है कि अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेगा तो क्या लेना है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लेगा तो n की वैल्यू क्या लेना है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट अप टू सो ऑन क्या लेना है। ठीक है मेरा बेटा, ओके। उसके अलावा जो काम में फॉर्मूला आएगा, एक ये वाला फॉर्मूला बड़े काम में आने वाला है, क्योंकि जो हम पर रिडबर्ग फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं ना वो इसी से डिराइव होता है। तो अगर किसी बच्चे को ये भी याद है ना तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये कोई भी नहीं भूलेगा। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं, देयर आर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फर्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी, ये तुम पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ते थे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है,
कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हें चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ आइसोलेटेड एटम, यही पढ़ते थे आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि इसका मतलब क्या है, तुम्हें इलेक्ट्रॉन को कहां से निकालना है, ग्राउंड स्टेट से, और कहां पे फेंक देना है, बहुत दूर, बिल्कुल परे, यानी कि N2 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं डेल्टा E लूं तो मेरे पास क्या लिखूं मैं, E इंफिनिटी माइनस E1 लिखूंगी, बोलो। यस ठीक है, तो एक बात देखो, -13.6, Z तो 1 ही होगा बिकॉज हाइड्रोजन है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, -13.6 Z 1 होगा, और 1 है तो यही रहेगा, देखना। तो एक काम करती हूँ, Yes, Z ma'am. स्क्वायर लिख देती हूँ, ठीक है, Z स्क्वायर लिख देती हूँ, और N क्या होगा, 1 रहेगा। ठीक है, देखो इधर, Yes, ma'am. ठीक है। अगर मान लो किसी भी और एटॉमिक नंबर के लिए आ गया निकालने तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो 1/∞ क्या होता है, 0। तो यानी कि जो मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगा, तुम बताओ, 13.6 इंटू Z²। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। आज असाइनमेंट में बहुत क्वेश्चन डाले हैं तो इसलिए डेफिनेशन को समझते जाओ क्या बोल रहा है वो, ठीक है। आगे चलें, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, कितनी एनर्जी तुम्हें चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां भेजने के लिए, ग्राउंड स्टेट से उठाना है और किसी भी हायर स्टेट में भेज सकते हो तुम। N1 आपका 1 ही रहेगा और N2 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो क्या लिखूंगी, एक्साइटेशन एनर्जी लेट से ई करके मैंने लिख दिया। तो इसमें क्या होगा देखो, किसी भी मान लो nth एक्साइटेड स्टेट में है, माइनस ग्राउंड स्टेट के लिए, तो क्या आएगा, -13.6 Z²/N², और -13.6 Z²। बोलो यस ये हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस कर लेती हूँ, ध्यान से देखना। अब क्या करती हूँ मैं, -13.6 Z² कॉमन ले लू, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कितना, 1/N² -1। बोलो Yes, ma'am. ध्यान Yes, से देखो, बना, ठीक है। यस मैम। और जो ये एनर्जी होंगी, एनाइजेशन एनर्जी होगी, एक्साइटेशन एनर्जी हो रही, क्योंकि आप सब में क्या करो, एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो तो क्या होंगी, ये एनर्जी पॉजिटिव होंगी। क्लियर है, Yes, ma'am. ठीक है, पक्का। तो यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी का क्या बताया मैंने तुम्हें, +13.6 इंटू Z², क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट लेवल पे पहुंचा रहे हो, तो N तो 1 ही रहेगा, तभी यहाँ पे N आ ही नहीं रहा है फॉर्मूले में। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, एक्साइटेशन एनर्जी होगी माइनस, बोलो 13.6 Z²। 1/N² -1। क्लियर है। एक होती है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, और एक होती है सेपरेशन एनर्जी, मतलब सेम ही होती है बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। इसमें क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉन को किसी भी स्टेट से आप भेज रहे हो इनफाइनाइट लेवल पे, समझ रहे हो, किसी भी स्टेट से, मान लो कोई भी है, मान लो लेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, आप उसमें क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो इलेक्ट्रॉन को निकाल देने के लिए, बिल्कुल बाहर इनफाइनाइट लेवल पे भेज देने के लिए। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ क्या, बाइंडिंग एनर्जी फिर E इनफाइनाइट माइनस En। यस मैम। तो E इनफाइनाइट तो 0 ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -13.6 Z²/N²। तो ये क्या हो जाएगा, +13.6 Z²/N²। तो मैं क्या कर सकती हूँ देखना, तो मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी बाय N² नहीं आ जाएगा। Yes, ma'am. ध्यान से देखो सारे, यस मैम। बनी बात, बन गई। यस मैम। अब इन सब पे ही मैंने तुम्हें क्वेश्चन देके रखे हैं, तो अगर तुमसे कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर तो तुम एकदम कर दोगे। अगर मान लो उसने बोल रखा है कि बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आयनाइजेशन एनर्जी बता दो, या बोले कि आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है बाइंडिंग एनर्जी निकाल दो, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना N से। N पता है ना क्या है, यहाँ पे क्या है, भूल तो नहीं गए, Numbers of orbit.
और Z तुम्हें मालूम ही है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। ठीक है। यस मैम। यस। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है ये वाला। ये थोड़ा सा मैं इसको अलग से लिख देती हूँ। ट्राई करना सॉल्व करने का। शाबाश, ट्राई करो, अच्छे से पढ़ो स्टेटमेंट को क्या बोल रहा है। शिखा आप बताओ। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन गलत है, नोट करेक्ट पूछा है। सिद्रा मैम करेक्ट। बी ऑप्शन कौन सा? मैम इनकरेक्ट। हाँ इनकरेक्ट पूछा है। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ये है क्या, बताओ। यस मैम। यस एक मैम। yes, मैं पूरा एक बार समझा देती हूँ। पहला बोला है, ध्यान रखना, नोट करेक्ट करेक्ट में गलती मत कर देना। इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट। ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करेगा, मान लो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग तुम चेंज इन एनर्जी निकाल रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। सेकंड बोल रहा है कि अगर n की वैल्यू 1 है, आपको पता है ये एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे तुम n की वैल्यू बढ़ाओगे, तो उन्होंने बोला है for n is equal to 1 electron has a more negative energy than it does for n is equal to 6। इसका मतलब वो कहता है, इतनी बात तो ठीक है, फिर वो कह रहा है which means that electron is more loosely bound in the smallest allowed orbit। नहीं, अगर n की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन तो टाइटली बाउंड होना चाहिए। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। यस। तो यही क्या है स्टेटमेंट अपनी गलत है, और यही पूछा था। आगे देखो, नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मींस दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी इफ इलेक्ट्रॉन वर एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। बिल्कुल ठीक है, एन की वैल्यू बढ़ेगी और ऑब्वियस सी बात है रेडियस भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका आना था सही। ये वाला क्वेश्चन करो। बस आपको ये बताना कौन सी कम एनर्जी वाला होगा लेवल। शाबाश। अक्षरा मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कैसे किया मेरा बेटा। मैम n इक्वल्स टू 6 से अगर n इक्वल्स टू 5 में जाएंगे तो कम एनर्जी लगेगी, और ये आउटर वाले हैं, मतलब शेल ऑर्बिट नंबर वो बाहर वाला होगा, तो इस पे ये लूजली बाउंड भी होंगे। अच्छा,
यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे जैसे एन का नंबर बढ़ता जाएगा तो जो एनर्जी गैप निकालोगे वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो उसकी जो एनर्जी की वैल्यू कम आएगी। या तो ऐसे करो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो फॉर्मूले से निकाल लो फिर। समझ रहे हो? यस मैम। तो जब तुम इस वाले केस में निकालोगे तो क्या पुट करोगे, 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, दैट इज 36। ठीक है, तो जब तुम निकालोगे सबसे कम वैल्यू किसकी आएगी मेरा बेटा, सी वाले की आएगी। हो जाएगा? यस मैम। पक्का? गिरजा, शिवा? यस मैम। बहुत बढ़िया। यस मैम। प्रखर? आज अच्छा लग रहा है भाई, पिछली बार तो बड़े कम बच्चे थे। तुम लोग पौने 9 वाली क्लास में क्यों नहीं आते भाई, आया करो। हाँ खैर छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन करो। ये ऐसे क्वेश्चन है जो इस साल आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो सारे। मुस्कान कुमारी, आप बताओ। मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कैसे किया? मैम इसमें जो एनर्जी वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के, तो E2 अपॉन में E4 लाइक वैसे करके किया। ठीक है, तो तुम्हें एनर्जी निकालनी थी इसकी, फोर्थ वाले की। यस मैम। ठीक है, 164 आ रहा है क्या? 82 मैम सेकंड आ रहा है ऑप्शन। सेकंड आ रहा है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, तो मैं E2 के लिए क्या लिखूंगी यहाँ पे, E2/E4 कर लूं ऐसे। ठीक है, यस मैम। सो Z क्या है, हाइड्रोजन है, उसको तो मैं क्या ही कंसिडर करूं, 1 ले लेती हूँ। और सेकंड है तो n का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, E4 के लिए क्या होगा, Z स्क्वायर 1, n स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट है यानी कि 16। आ गया बी ऑप्शन 4। ठीक है मैम वो 8 कर दिया था। ठीक है, सो अब क्या होगा तुम्हारा, E4 निकालना है। E4 कैसे निकालोगे, यहाँ पे E2 क्या हो दोनों जाएगा, डिवाइडेड। E2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ E4, तो E2/4 इज इक्वल टू E4, और E2 की वैल्यू तुम्हें दे ही रखी है, तो बस यहाँ से निकाल लोगे, तुम्हारे पास आ जाएगा -82 किलो जूल पर मोल। हो जाएगा, तो ऐसे करना है इसको, क्वेश्चन को सोल्व। चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। सबके फॉर्मूले ही लगाने हैं बस, इसलिए पूछा मैंने क्वेश्चन, समझे? बोलो।
यस मैम। टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और फिर वो ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो अपने पास सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी यही रहेगी बट पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। यस मैम। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ अपना -1.51 कर देना इसको। आगे चलते हैं। ऑर्बिट नंबर यानी कि n की वैल्यू मैंने कहा था डायरेक्ट याद रखो। बताओ भाई 1.51 किस केस में होती थी जब n की वैल्यू क्या होती थी? 3। 4 तक याद रखो, सारे 3 होती थी, निकालने की जरूरत नहीं है। रेडियस कैसे निकालोगे? Rn इज इक्वल टू 0.529। देखो अगर कुछ नहीं दे रखा ना, अपना यही वाला फॉर्मूला लगा के आओ आर्मस्ट्रॉन्ग में। Z इज 1 फॉर हाइड्रोजन और n क्या है तुम्हारे पास? 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। क्लियर है? उसके बाद वेलोसिटी क्या होती है बताओ भाई? 2.18 इंटू 10⁻⁶। Z बता देना, कहीं मैं ही गलत लिख रही हूँ। Z क्या होगा? 1 और n क्या होगा? 3 मीटर पर सेकेंड। बन जाएगी बात? यस मैम। बधाई हो। अब करो 2024 का क्वेश्चन जो 2024 में आया था। अभिषेक है क्लास में? यस मैम। हो रहे हैं? यस मैम। प्रखर हो रहे हैं क्या? खुशी, काजल, नाजो, और कौन है? संचिता भी है आज तो। ओके बेटा। कोई नहीं, लेट से हो रहे हैं ओके, हो रहे हैं ना, ये मैटर करता है। जितना तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे प्रखर, उतना आपका टाइम जो है मैनेजमेंट इम्प्रूव होगा। तभी मैं शाम को तुम लोगों के वो 45 मिनट्स के सेशन ले रही हूँ। जिसने आंसर की नहीं भेजी कल तक भेज देना भाई मेरे को। मतलब आंसर ठीक है। ओके, कौन कर बताने वाला है? करो करो करो, शाबाश, ट्राई करो, कर लोगे तुम लोग। वेरी गुड। सुजल, दीपक, तनिष्का, मुस्कान, डिम्पल, प्रियांशु, गिरिजा, बाकी करो, वेटिंग। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी की करवाया था, इससे पहले वाला एक। अक्षरा नहीं हुआ है क्या? नो मैम। समझ ही नहीं आया क्या? नो मैम। ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसे ऐसे ही तो करना है, बिल्कुल सेम अप्रोच से। मुस्कान वो तुमने ही बताया था, नहीं हुआ ये? मैम x/2 आ रहा है। ऑप्शन में ही नहीं है वो तो। जेड यस मैम, स्क्वायर, इसलिए क्रॉस। जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है। देखो, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट फॉर हीलियम प्लस, कर लू मैं, हीलियम प्लस की बात करती हूँ और बेरिलियम प्लस की बात करती हूँ। ठीक है जी, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। जेड ऑफ हीलियम का स्क्वायर, एन ऑफ हीलियम का स्क्वायर। ऐसे करा करो बहुत आराम से, जैसे मैं कर रही हूँ। जेड ऑफ बेरिलियम का स्क्वायर इनटू, ऊपर जाऊंगी मैं, एन ऑफ बेरिलियम का स्क्वायर, ताकि मालूम रहे किसका ले रहे हो एन। तो हीलियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 2, तो ये 4 हो जाएगा, और एन 1 है ही है, मतलब दे रखा है इन्होंने। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कितना होता है? 4, तो यानी कि 16। 4। और एन कितना है इसका दिया हुआ है? 2, यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? तो 7 कैंसिल आउट हो गया, देखो। तो यानी कि जो हीलियम की होगी प्लस की एनर्जी, वही सेम बेरिलियम प्लस 3 की होगी, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आया अब? यस मैम, मैं बार बार वही गलती करती रही। मैं 4 के स्क्वायर को 8 लिखते रही। हाँ, तो यही गलतियां होती हैं, और वहां पे तो क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा जल्दी भी करना है, तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना, जान करके एग्जामिनर दे रहा है, ताकि वो स्क्वायर स्क्वायर में अटक जाओ तुम लोग।
ठीक है, तो x इसका आंसर आएगा। ये क्यों छोड़ा हुआ मैंने, चलो कोई नहीं। ये मैंने ऑलरेडी पॉइंट क्लियर कर दिया तुम लोगों को कि जो बोहर मॉडल है इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, है ना, यहाँ से भी डायरेक्ट कभी आ सकता है, लिथियम +2 हो गया, ठीक है, Na+10 हो गया, है ना, यूरेनियम 91+ हो गया। तो ये सारे क्या हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है, और यही लिमिटेशन भी एक्चुअल में इसकी। ठीक है, अब हम आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। देखो इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगी, आपके सिलेबस में एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम बोले तो देखो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, कहीं पता चले फिर कहोगे मैम सीधा फॉर्मूला बता दिया आपने। ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया इन्होंने, हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। तो बेसिकली ये बोलना चाहते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन अपना न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट है किसी शेल में, तो जब आप रेडिएशन दोगे लाइक किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की, तो वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर रेडिएशन वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ जाएगा, हायर स्टेट में जाएगा। अब वो आपको पता है किसी हायर स्टेट में स्टेबल तो होगा नहीं, क्योंकि एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को भी स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो वापिस आएगा। अब वापिस आएगा तो वो रेडिएशन को एमिट करेगा। अब जब वो रेडिएशन को एमिट करेगा तो क्या करेगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। विजिबल रीजन में कर रहा हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में कर रहा हो सकता है इंफ्रारेड में कर रहा हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ही यहाँ पे बात करने वाले हैं, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, यहाँ से तुम्हें कोई वो डेफिनेशन नहीं पूछने वाला। एब्जॉर्ब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, एनसीईआरटी में तुम्हारे डायग्राम बने हुए हैं अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का अगर तुम्हें दिख रहा है, अगर थोड़ा जूम करोगे तो ये ब्लैक ब्लैक लाइंस तुम्हें दिख रही होंगी, ऐसे कलर्ड में ब्लैक ब्लैक लाइंस दिख रही हैं तुम्हें, है ना। तो बेसिकली वो यही बता रहा है कि कौन से पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब कर रही है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्लेट पे नहीं दिख रही है, ठीक है। और जो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेगा वही एमिट करेगा, मतलब जिस कलर की वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है उसी की एमिट करेगा, जो ये कलर्ड लाइन से आपको दिखाई दे रहा है। दिख रहा है आपको, येलो, पिंक, ये सब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बस यही बता रहा है ये वाला जो फिगर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। मेन हम आते हैं अपनी बात पे। अब मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाएगा। अब वो हायर स्टेट में से किसी भी स्टेट में आ सकता है वापस, समझ रहे हो। अगर वो किसी भी स्टेट में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। तो अब हमने क्या किया, अगर इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से किसी भी स्टेट में आ रहा है तो हमने उसके कुछ सीरीज के नाम दे दिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आपके पास ये सीरीज है, कौन कौन सी नाम दे दिया गया। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से भाई साहब ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, यानी कि 1, ध्यान रखना 1 पे आ रहा है, तो उन्होंने वो सारी लाइंस जहां पे, वो सारी ट्रांजिशन जहां पे इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, उसको एक सीरीज का नाम दे दिया, दैट इज लाइमन सीरीज। क्या दे दिया, लाइमन सीरीज। और वो कौन सी रीजन में रेडिएशन एमिट कर रहा है, अल्ट्रावायलेट रीजन में, ठीक है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से सेकंड वाली स्टेट में आ रहा है, तो वो कौन सी वाली सीरीज है हमारी, बाल्मर सीरीज है। और कौन से रीजन में रेडिएशन एमिट किया उसने, विजिबल रीजन में, ठीक है। पाश्चन की बात करूंगी तो पाश्चन में इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से कहां पे आ रहा है, थर्ड वाली स्टेट पे, और नियर आईआर रीजन में होता है। उसके बाद ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री पढ़ो ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट वाले में क्या है, इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से कहां पे लौट के आ रहा है, ध्यान रखना ये इनकी फिक्स स्टेट है। ब्रैकेट की बात कर रही हूँ तो भाई साहब वो कहीं से भी फोर्थ स्टेट पे ही आएगा। बाल्मर की बात कर रही हूँ तो किसी भी हायर स्टेट से सेकंड पे ही आएगा, थर्ड पे नहीं जाएगा वो। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। बोलो। तो अगर मान लो मैं लाइमन सीरीज की बात करूं तो लाइमन के लिए N1 की वैल्यू फिक्स रहेगी, बोलो। N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकते, 3 हो सकती है, अप टू सोन इन्फिनिटी तक। अगर मैं बाल्मर सीरीज की बात करूं तो N1 फिक्स रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लौट के यहाँ आएगा, तो N2 की वैल्यू क्या होगी, 3, 4, 5 अप टू सोन। ऐसे ही मान लो मैं पाश्चन ले लूं
तो N1 की वैल्यू 3 ही रहेगी और N2 की वैल्यू 4, 5, 6। यस मैम। ये तुम्हें याद होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज तुम्हें ये पता होना चाहिए कौन कौन से रीजन में रेडिएशन एमिट कर रहा है। लाइमन में यूवी, बालमन वाला तुम्हें पता ही ऑलरेडी 2019 में आ चुका है। विजिबल रीजन क्या पता उसको आसान पेपर बनाना हो तो कुछ और पूछ ले। पास्चन का नियर इंफ्रारेड, ब्रैकेट और फंड ये किसके हैं, इंफ्रारेड रीजन के हैं। ठीक है, यस मैम। चलूं आगे। अब मैम ये क्या है, नंबर ऑफ लाइंस, ये आप इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। अगर सुनना है तो सुन लो। अगर मान लो उसने N2 की कोई भी वैल्यू बोली, लेट्स से वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 4th स्टेट पे है, या बोले 3rd एक्साइटेड स्टेट पे है, ठीक है, और वो लाइमन सीरीज की बात कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकाल सकते हो, N2 - 1 करके, बिकॉज 1 तो फिक्स ही रहेगा ना, N1 इज फिक्स फॉर लाइमन सीरीज, तो बस जो N2 की वैल्यू होगी वो पुट कर दो, तुम्हारी नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी उस पर्टिकुलर सीरीज में। समझे? ऐसे मान लो बाल्मर की किसी भी स्टेट का वो बोल रहा है 4th एक्साइटेड स्टेट में, तो क्या करोगे, 5 - 2, 3 लाइंस होंगी, है ना। और 3 लाइंस कैसे होंगी, मान लो लेट से वो 4th एक्साइटेड स्टेट में है, मैं बाल्मर की बात कर रही हूँ, तो वो 4th एक्साइटेड स्टेट है, तो 5 से कहाँ आ सकता है, 2 में। 4 से कहाँ आ सकता है, बोलो, 2 में। 3 से कहाँ आ सकता है, 2 में। कितनी लाइंस होंगी, 3 लाइंस। समझ में आया? ठीक है, तो ये मैं बोल रही थी। चलो आगे चलते हैं। तो ये डायग्राम बना के दिखा रखा है, तुम्हें पता ही है, ये अभी बताया मैंने। इधर देखो, ये देखो, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से, देखो फर्स्ट स्टेट पे आ रहा है तो वो लाइमन सीरीज है, सेकंड पे आ रहा है बाल्मर है, ठीक है, देखो इधर थर्ड पे जा रहा है तो आपका पास्चन है, इस तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है। अगर n की वैल्यू 1 है, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी दिखा रखी है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देखो जी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए इस तरीके से दिखा रखा है। मैं तो कहूंगी 4 तक याद रखो, काम आएगा। और यहाँ पे गैप दिखा रखा है, E2 - E1, ठीक है, E3 - E2, ये गैप दिखा रखा है। बस इसमें यही तुम्हें समझना था, ठीक है। अब बात आएंगी, आगे मैं चलूंगी, पहले इतना बताओ, यहाँ पे किसी को डाउट है तो मेरे को बता दो। नो मैम। वरना आगे चलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाली हूँ। क्या फर्स्ट लाइन क्या होती है मैम, स्टार्टिंग लाइन क्या होती है मैम, इनिशियल लाइन क्या होती है मैम, लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन, मार्जिनल लाइन क्या होती है, ये तुम्हें पता लगाना जरूरी है। देखो सिर्फ एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट्स से मेरे को बोला गया है फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ठीक है, ये बोला गया है, तो सबको पता है N1 तो फिक्स रहेगा, टेल मी, इसमें Yes, तो ma'am. तक नहीं है। Yes, और N2 क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। लेकिन इसने पूछा फर्स्ट लाइन, तो यहाँ पे जो ये वाला है 3 वाला, दिस इज फर्स्ट लाइन। बोलो, अगर मान लो सेकेंड लाइन पूछता तो N2 क्या हो जाता, 4, दिस इज सेकेंड लाइन। समझे? बोलो। Yes, ma'am. ये मैं किसी की भी सीरीज के लिए बात कर रही हूँ। जैसे मान लो मेरे पास बोला गया है फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, या एक काम करते हैं सेकेंड लाइन ले लेते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। अब पास्चन के लिए N1 की वैल्यू बताओ तुम लोग मेरे को, लाइमन, बाल्मर, पास्चन। N1 3 रहेगा, Yes, ma'am. तो सेकेंड लाइन कौन सी रहेगी, 4, 5। ऐसे काउंट कर लेना, क्योंकि बहुत मेरे से ही हो जाती है गलती, ठीक है, तो काउंट कर लेना अगर आ गया पेपर में तो, वरना गड़बड़ कर लोगे। इस तरीके से तुम्हें बतानी है। तो जो अपना फर्स्ट लाइन होता है ना, उसी को ही हम स्टार्टिंग लाइन और इनिशियल लाइन बोलते हैं। और जो फर्स्ट लाइन होता है ना, वही किसके करस्पॉन्डिंग होता है, लैम्डा मैक्स, मतलब उसी लाइन की करस्पॉन्डिंग हमारी वेवलेंथ सबसे ज्यादा आएगी और फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, कम आएगी, या यू कैन से एनर्जी कम आएगी। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. अगर मैं बोलूं लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, लास्ट लाइन का मतलब N1 2 और N2 Infinite. Infinity. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगा, दैट इज योर मिनिमम वेवलेंथ,
एंड मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। पक्का? ओके। यस मैम। फिर उसके बाद वो बोल रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी कभी पूछा नहीं नीट में, बाकी लगा दिया तो मैंने, देख लो एक बार। किसी भी सीरीज की फर्स्ट लाइन को हम अल्फा लाइन भी बोलते हैं। अगर मान लो वो फर्स्ट लाइन लिख के ना बोले अल्फा लाइन, तो समझ जाना वो फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है। सेकेंड लाइन ऑफ एनी सीरीज इज बीटा लाइन, थर्ड लाइन ऑफ एनी सीरीज इज गामा लाइन। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो रोक दो, नहीं तो फिर मैं आगे चलती हूँ। अभी सिर्फ मैं थोड़ा थ्योरी वाला क्लियर कर रही हूँ, न्यूमेरिकल अभी कराऊंगी। ठीक है, चलो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से सुनना, भर भर के असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए इससे भी मैंने। देखो 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं तुम्हें, 1 2 3। पहला फॉर्मूला, अगर वो तुम्हें बोले, कौन बोले, क्वेश्चन बोले कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में आ रहा है, किसी भी मतलब इंक्लूडिंग n इज इक्वल टू 1 हो सकता है, लेट से कि वो 4 पे है, 3 पे, 2 पे, 1 पे, वो किसी भी लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है, उसमें अगर वो पूछ रहा है तो भाई साहब कितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी, या ये वर्ड यूज कर सकता है, या बोल सकता है कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2। n2 क्या है मेरा बेटा, n2 रिप्रेजेंट हायर स्टेट और n1 रिप्रेजेंट, बोलो, लोअर स्टेट। लोअर स्टेट। ये कब की बात है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अपने लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा हो। लेकिन अगर मान लो मैंने ये बोला कि बेटा इलेक्ट्रॉन ना 4th वाले उसमें लेवल में, तो वो फर्स्ट पे आ रहा है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट पे ही आ रहा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, n इंटू n माइनस 1/2। n है यहाँ पे हायर स्टेट। ठीक है, यस हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। कर देंगे क्या फिर से बोलो अभिषेक? मैम, फर्स्ट पॉइंट रिपीट करना मैम। ये जो रेड से लिखा है, यस मैम। मैं बोल रही हूँ जो रेड वाला फॉर्मूला लिखा है उसमें मैं ये बोल रही हूँ, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से, एक एग्जांपल ले लो, अगर मान लो मैं बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन 6 स्टेट से सेकंड स्टेट में आ रहा है, तो बताओ नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी टोटल। तो ये फॉर्मूला लगाना है, n2 क्या होगा, हायर स्टेट, दैट इज 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा ये 10। यस मैम। अब ऐसे मत बोला मैम माइनस नहीं आता करने, 4 3 2 मैंने 5 10 आ जाएंगी लाइंस। ठीक है, यस चलो। अगर मान लो वो बोले तीसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विच फॉल्स इन पर्टिकुलर सीरीज, अगर किसी पर्टिकुलर सीरीज में बात करूं तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था वहां पे, n2 माइनस n1। n2 हायर एनर्जी लेवल और n1 क्या होगा, इधर देखो, इधर फिक्स्ड लोअर एनर्जी लेवल ऑफ ईच सीरीज। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। लगे हाथ ये भी कर, हाँ बोलो, हैंड रेस किया हुआ किसी ने। मैम वो सेकंड वाला बताना है, वो कब यूज करेंगे? सेकंड वाला करेंगे तब यूज जब, लिख लो, मेरे पास तो स्पेस नहीं था, तुम लिख लो, इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा हो। ठीक है, यस बोलो, मैम। और किसी का डाउट है तो पूछो। ठीक है, रिडबर्ग फॉर्मूला कुछ खास नहीं है, वही है, इधर आओ। डेल्टा ई क्या था अपने पास, 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही था। हाँ, आगे ना। यस मैम। यस मैम। अब ये क्या होता है, hc बाय लैम्डा, कल पढ़ाया था ना, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा होता है। तो बस 1/λ इज इक्वल टू 13.6 बाय hc, z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर।
यही क्या होता है तुम्हारा, बोलो, रिडबर्ग कांस्टेंट। यहीं से आता है वो फॉर्मूला जो तुम अपन रट्टा मारते थे, ये देखो। ठीक है, और 1/λ क्या होता है, वेव नंबर। रिडबर्ग कांस्टेंट RH की वैल्यू वैसे तो याद नहीं करनी नीट के लिए, बट ठीक है लिख लो एक बार, 109,678 पर सेंटीमीटर। लेकिन ये याद रखो तुम, 1/r की वैल्यू सारे बच्चे याद रखेंगे 912 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये यूज करेंगे अगर कहीं पे r की वैल्यू तुम्हें पुट करनी पड़ जाए। वैसे होगा नहीं ऐसे, क्योंकि ज्यादा लंबी कैलकुलेशन वाला नहीं देगा वो क्वेश्चन। और z तो तुम्हें पता ही है, बोलो एटॉमिक किसको नंबर। पता है मेरे बच्चों को, N1 इज लोअर स्टेट और N2 मेरा बेटा हायर स्टेट। हायर स्टेट। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो, शायद इसके बाद क्वेश्चन ही, हाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं फिर। Yes. चलो, फोटो इलेक्ट्रिक मेरे ख्याल से कल ही होगा, कोई नहीं। आओ, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे इजी पीजी क्वेश्चन। हैंड रेज करो, चलो। अच्छा, काफी बच्चों ने कर लिया। हाँ गिरिजा, मैम बल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज, ठीक है। हो सकता है इस बार किसी और का पूछ ले। चलो ये क्वेश्चन करो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नीट में। what is the maximum wavelength line in the Lyman series of helium ion? करो भाई करो, ऐसे मत बैठो मेरा बेटा, ऐसे मत बैठो। करना तुम्हें ही है, मैं तो सिर्फ अप्रोच बताऊंगी। शाबाश, प्रियांशु, तनिष्का, मुस्कान, मुस्कान, गिरिजा, दीपक, अक्षरा ट्राई कर बेटा, अरीशा, अंशिका, अभिषेक, आयुष, पीयूष, प्रखर, शिखा। ओके, वह दीपक आप बताओ। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, यही आ रहा है क्या? मैम मेरा Yes. तो 1/4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4 1/4 गलती करी है क्या, देखते हैं। लाइमन सीरीज में आपको बोला मैक्सिमम वेवलेंथ यानी कि मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी लाइन मतलब फर्स्ट लाइन। Yes, ma'am. यस मैम। पहले तो यही समझो तुम लोग। तो लाइमन सीरीज में N1 1 ही रहेगा और N2 क्या रहेगा? 2. 2 रहेगा। तो लगाओ फिर फॉर्मूला, वेवलेंथ बताना ना। तो 1/λ क्या होगा? RH। हीलियम के लिए क्या होता है एटॉमिक नंबर, लिखा है तो पता चले Z नहीं लिया तुम लोगों ने। 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? RH इंटू, क्योंकि ये हीलियम के लिए तो RH नहीं लिखूंगी यहाँ पे। ओके, तो 4, ये कितना हो जाएगा? 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल, 1/λ आ जाएगा 3r, तो लैम्डा आ जाएगा 1/3r।
क्या गलती होगी थी तनिष्का? मैंने इन्फिनिटी ले लिया था N2 को। अच्छा, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है, ठीक है। अगर मिनिमम पूछता तो फिर तुम लेती लास्ट लाइन। क्लियर है? चलूं आगे? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। करो करो, कोई नहीं, टाइम ले लो। बाकी बच्चे भी करो भाई हैंड रेज, ऐसे कैसे चलेगा काम? ब्रैकेट सीरीज में बतानी है ना, किसी पर्टिकुलर सीरीज में बतानी हो, नहीं लिखवाया मैंने फॉर्मूला अभी। अब तुम ऐसे करोगे क्या? बताओ। अभिषेक जी, दीप्ति, हाँ अभिषेक, कहाँ गुम हो गया ये लड़का? क्या फॉर्मूला होगा? N2 माइनस N1। यस मैम। यस मैम। N2 क्या होगा? 9 मत लिख देना, चार्टा लगा दूंगी। 10 लिखना है। 9th एक्साइटेड स्टेट पूछा है। और ग्राउंड स्टेट क्या होती है ब्रैकेट सीरीज के लिए? लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट 4। तो 10 में से 4 गया 6। ठीक है, हो भी यस जाएगा। मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4, 4 हैं, फटाफट करते हैं। समझ में आया? पहले तो ये बताओ क्वेश्चन, या ऊपर से गया सर के? हम आ रहे थोड़ा बहुत। जल जिसका ऊपर से जा रहा है मुझे बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं ही कराती हूँ। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिट फॉर द ट्रांजिशन, ठीक है। जो लाइट एमिट हो रही है, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कौन सी ट्रांजिशन के लिए? 4 से 2 हीलियम, ठीक है। वो किसके बराबर है? ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम करस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। समझ रहे हो? तो यानी कि इसने क्या पूछा है, ध्यान से देखो, आ जाओ। डेल्टा ई क्या होता है? 13.6 जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। यस मैम। यस मैम। ये क्या होता है? एच न्यू। तो मैं हीलियम के लिए ले लूं पहले, और पहली बात है उसने इक्वल बोल रखा है, चाहे वो हीलियम के लिए हो चाहे वो हाइड्रोजन के लिए हो। तो देखना क्या लिखूं मैं, इधर देखो, ऐसे लिख दूं? संजय कुमार कौन है? ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना, यही तो बोला, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू द ट्रांजिशन इन एच एटम। तो यहाँ पे क्या होगा? एच से एच गया, 13.6 जेड क्या होगा हीलियम के लिए? 2 यानी कि 4, 1/n1 क्या होगा बताओ? 2। हाँ या ना में जवाब देना। यस मैम। और n2 क्या होगा? 4 का स्क्वायर। और ये किसके बराबर है? जो ये हाइड्रोजन वाली है, ठीक है, बोलो। यस मैम। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? ऐसे लिखूंगी, देखना इधर,
13.6 Z तो 1 ही हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब देखो ये से क्या कैंसिल हो गया, देखो कंपेयर करना है बस तुम्हें। तो ये क्या बन जाएगा, लिखूं क्या, ऊपर लिख देती हूँ, आंसर आ गया होगा आई होप। सेकंड ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा 4, 1/4 माइनस 16, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 स्क्वायर लिख लो ऐसे, और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, बोलो। यस तो मैम। कंपेयर कर लो इसको, यानी कि N1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और N2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, देखो यस मैम। हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। यस मैम। ये क्वेश्चन देखो, wave number of the first emission line in the Balmer series of hydrogen spectrum is, फर्स्ट लाइन का निकालना तुम्हें, चलो स्टार्ट हो जाओ। ऐसा ही क्वेश्चन 2024 में आया है री एग्जामिनेशन में। गिरिजा, मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सबका यही आ रहा है, तो बताओ। यस मैम। यस यस, मैम। तो वेव नंबर क्या होगा RH, Z हटा दूं इसको, Z तो 1 ही होगा, 1/N। अब देखो N1 1 होगा और N2 2 होगा, बस यही ध्यान रखना था, इसमें और कुछ नहीं था। 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर 16। अच्छा N1 2 होगा, एक सेकेंड उल्टा लिख दिया मैंने, ये और गलती से भी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। N1 2 रहेगा और N2 3। तो 1/4 1/9, तो ये कितना हो जाएगा 5/36। बस ये तो आ ही गया, डायरेक्ट आ गया। ठीक है, ऐसे करना है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो ये वाला, फिर नेक्स्ट वाला घर से कर लेना। इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब समझ गए, मैक्सिमम एनर्जी। चलो करो। करो सॉल्व करो। ऐसे ही कर रही हो क्या, देखो एक बार। यस मैम। 1/RH इज इक्वल टू A, और पार्शियन की निकाल लो, कितना आ रहा है मेरे को डायरेक्ट आंसर बताओ, वेवलेंथ कितना आ रहा है। थर्ड ऑप्शन।
थर्ड ऑप्शन आ रहा है। 37। कोई ऐसा है जिसका नहीं आ रहा? मुस्कान, मैं नाम ले रही हूँ, मुस्कान, गिरजा, अक्षरा। यस मैम हो गया। यस मैम हो गया। यस मैम। अगर नहीं हुआ घर से कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो दिस इज द अप्रोच, कुछ नहीं करना था, 1/RH की वैल्यू फिर वहां पुट कर देते, ठीक है, तो आंसर आ जाता तुम्हारा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, देखो ये वाला, ये सेम तो नहीं है कहीं, नहीं सेम नहीं है, अलग है, ठीक है। तो ये होमवर्क कर लेना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, ये लिमिटेशन है, लिमिटेशन तुम पढ़ लेना। पहला तो यही है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं है, ठीक है, यही पहली लिमिटेशन है। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम h/2π क्यों होता है, इसके बारे में इसने एक्सप्लेन नहीं किया था, वो हम डी ब्रोए में पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या बोला है, ये दिस इज समथिंग विच इज फिजिक्स रिलेटेड, कि बोहर ने क्या किया था, इंटर रिलेट कर दिया था क्वांटम थ्योरी को और क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स को विदाउट एनी थ्योरेटिकल एप्लीकेशन, ठीक है। उसके अलावा ये वाला पॉइंट देखो, बोहर थ्योरी, ये तुम आई गेस फिजिक्स में डिटेल में भी पढ़ते हो, मुझे पता नहीं है। बोहर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस की फर्दर स्प्लिटिंग भी होती है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, ये भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। तो दिस इज सम लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। तो ये डायरेक्ट तुम्हें याद रखने हैं, क्या पता पॉइंट्स बन के आ जाए, ठीक है। पढ़ते हो ना ये तुम, जीमन इफेक्ट और स्टार्क्स इफेक्ट पढ़ते हो फिजिक्स में? नहीं पढ़ते क्या? Yes, नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे याद रखो फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे। होमवर्क मैं तुम्हें दे दूंगी, आराम से मेरे को मंडे तक या ट्यूसडे तक करके दे देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल कवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोय हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग, ये तीनों कर देंगे, और ताकि पूरा फिर एक लेक्चर हम पूरा 1.5 घंटा क्वांटम नंबर पे स्पेंड करें, ठीक है जी। यस मैम। चलो, क्योंकि क्वेश्चन तो क्वांटम से ही आना है 99.99999%। चलो ठीक है बच्चों, फिर